नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के प्रथम चैप्टर शीत युद्ध के दौर में उसके सामान्य जानकारी संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की हैं। आज हम इस शीत युद्ध के दौर के जितने भी इसके पार्ट हैं उन पार्टों को लेकर के यहाँ पे आपके सामने अवगत करवाएंगे। जैसे कि हम कई बार हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इस चैप्टर जो है हमारा जो ये इकाई है, इस इकाई में कौन कौन से बिंदु हैं और उन बिंदुओं का अध्ययन हम किस प्रकार से करें, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों के सामने ये समस्या रहती है कि उस पार्टों का डिवाइडेशन उसको किस प्रकार से किया जाए। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए आज आपके सामने में जो प्रथम इकाई जो है शीत युद्ध के दौर का, उसमें समस्त जो पार्ट हैं उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं के सामने मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौर में कौन कौन से टॉपिक पे ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने चर्चा कर ली है कि सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग कब, किसने, कहाँ, किस प्रकार से किया गया था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर लिया है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि सामान्य परिचय में शीत युद्ध का अर्थ है, उसकी परिभाषाएं और उसके प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका जो अगला जो मुख्य बिंदु है वो है शीत युद्ध के उदय के कारण। शीत युद्ध के उदय के कारण, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व, अर्थात शीत युद्ध की स्थिति ने समस्त पूरे विश्व को क्या कर दिया था, दो ध्रुव में विभाजित कर दिया था, अर्थात दो गुटों में विभाजित कर दिया था। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद भी आता है कि इसके जो प्रमुख संकट हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, जो शीत युद्ध की सबसे प्रमुख घटना है क्यूबा का संकट, अर्थात क्यूबा का मिसाइल संकट, जो इसमें हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में आता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जो किसी भी गुट में शामिल न होकर के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालित कर रहा था। वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसके गुट निरपेक्ष की शुरुआत कब, किस प्रकार से हुई थी, उसकी अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएँ क्या हैं, उसकी भूमिका क्या है, आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थात विकासशील देशों के द्वारा अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी उसका नाम है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद में आता है परिणाम और प्रभाव, परिणाम या प्रभाव, अर्थात शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले और शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना एक डायग्राम बनाइए और इसी डायग्राम के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग बिंदुओं को अपन क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात मैं समझ सकता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारी जो शीत युद्ध का जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से इसी डायग्राम के माध्यम से क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके जो पहला पहलू था सामान्य परिचय, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली है। आज की वीडियो के माध्यम से हम शीत युद्ध के उदय के कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम शीत युद्ध के उदय के कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शीत युद्ध के उदय के कारणों को स्पष्ट करने के लिए हम मुख्य रूप से प्रमुख बिंदु का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि विश्व राजनीति के जो प्रमुख विद्वान हैं आंद्रे फोंटेन तथा लुई हाले के द्वारा ये कहा गया कि शीत युद्ध का प्रारंभिक स्थापना, अर्थात शीत युद्ध का जो प्रारंभ हो गया था वो रूस की 1917 की क्रांति के साथ ही हो गया था, जिसको एक प्रमुख रूप से ऐतिहासिक कारण माना जाता है। तो यहाँ पे इसका हम सबसे पहला बिंदु लिख सकते हैं, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण, इस ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत हम वर्णन कर सकते हैं कि इस ऐतिहासिक कारण क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों 1917 की रूसी क्रांति
के साथ ही एक ऐतिहासिक घटना घटी और उसी ऐतिहासिक घटना के कारण इसको क्या माना जाता है, शीत युद्ध का प्रारंभ कारण माना जाता है। रूसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति में जिसमें बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जा सकता है। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि पूंजीवाद को समाप्त करना, पूंजीवाद को समाप्त करना व साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना, साम्यवाद का प्रसार करना, साम्यवाद का प्रसार करना था। तो ये जो पूंजीवाद को समाप्त करना और साम्यवाद का प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया था, क्योंकि आपको पता है कि पूंजीवादी समर्थक राष्ट्र जो अमेरिका है, पूंजीवादी विचारधारा का जो समर्थक राष्ट्र कौन सा है, अमेरिका है। अमेरिका का उद्देश्य क्या है कि इस साम्यवाद के प्रसार को क्या करना चाहता था, वो समाप्त करना चाहता था, अर्थात साम्यवाद के प्रसार को रोकना था और पूंजीवाद को क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। तो इसी प्रकार से दोनों गुटों, साम्यवाद जो है वह सोवियत संघ का है, सोवियत संघ की विचारधारा है, साम्यवाद सोवियत संघ की विचारधारा है। तो इसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा और सोवियत संघ के द्वारा ये आपसी विचारधाराओं को, एक को रोकना और दूसरे को प्रसार करना था। तो इसी के साथ क्या मान जाती है, आंद्रे फोंटेन तथा लुई हाले का कहना है कि शीत युद्ध की जो शुरुआत थी वो 1917 की रूसी क्रांति के साथ ही हो गई थी, क्योंकि रूसी क्रांति में साम्यवाद का प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा था और पूंजीवाद को क्या किया जा रहा, समाप्त किया जा रहा था, जो अमेरिका इस बात के क्या था, विरुद्ध था। तो इसी के साथ इसकी ऐतिहासिक कारण अर्थात ऐतिहासिक जो घटना का कारण है वो है रूसी क्रांति 1917 की। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा प्रमुख बिंदु है, इसका जो दूसरा प्रमुख कारण है, इसका दूसरा प्रमुख कारण है परस्पर विरोधी प्रचार, परस्पर विरोधी प्रचार। इस विरोधी प्रचार के कारण भी, इस विरोधी प्रचार के कारण भी क्या था, शीत युद्ध को बल मिला था। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि इस शीत युद्ध का जो वास्तविक जो प्रारंभिक अर्थात उसकी जो औपचारिक शुरुआत जो मानी जाती है वो चर्चिल के द्वारा दिए गए फुलटन भाषण से मानी जाती है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चर्चिल द्वारा फुलटन भाषण जो दिया गया था, फुलटन भाषण दिया गया था 5 मार्च 1946 को, 5 मार्च 1946 को ये फुलटन भाषण दिया गया था। इसी के साथ में क्या किया गया था, इसकी औपचारिक शुरुआतें मानी गई हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो दोस्तों चर्चिल के द्वारा ये जो भाषण दिया गया था इसमें विरोधी प्रचार की भावनाएं विद्यमान थी, क्योंकि चर्चिल ने कहा था कि हमें साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए एंग्लो अमेरिकन संगठन का निर्माण करना होगा, अर्थात ईसाई सभ्यता को बचाना होगा। स्वतंत्रता और ईसाई सभ्यता को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, एंग्लो अमेरिकी संगठन का निर्माण करना होगा। तो इसके द्वारा जो नारा दिया गया था वो था एंग्लो अमेरिकी संगठन का निर्माण करना, एंग्लो अमेरिकी संगठन का निर्माण करना था। तो इसी बात को लेकर के पूंजीवादी राष्ट्र अर्थात पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा अपने विरोधी प्रचार के कारण, सोवियत संघ के विरोधी प्रचार के कारण इसमें क्या हो गई थी, दोनों में तनातनी उत्पन्न हो गई थी। अर्थात ये इसी भाषण के दौरान शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, जो शीत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। अर्थात शीत युद्ध का जो शुरुआत जो होती है वो इसी भाषण से होती है। तो इसका दूसरा प्रमुख कारण हो गया परस्पर विरोधी प्रचार।
अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रमुख बिंदुओं के कारण। इसका जो अगला प्रमुख बिंदु है वो है संदेह या अविश्वास। संदेह या अविश्वास। दोस्तों, दोनों गुटों के द्वारा आपसी मनमुटाव को बढ़ते हुए देखने के साथ ही दोनों में अविश्वास की भावना विद्यमान हो जाती है, जो शीत युद्ध को क्या करती है, बल प्रदान करती है। अब अविश्वास की भावना किस प्रकार से होती है कि सोवियत संघ के द्वारा याल्टा में हुए 1945 में जो याल्टा का सम्मेलन हुआ था, उस याल्टा सम्मेलन का क्या किया गया था, अवहेलना की गई थी। इसी प्रकार से याल्टा सम्मेलन के साथ साथ में जो बाल्कन समझौता हुआ था 1944 में, इन दोनों समझौतों का क्या कर दिया था, सोवियत संघ के द्वारा अवहेलना की गई थी। तो इसी के साथ अमेरिका में ये अविश्वास उत्पन्न हो गया कि सोवियत संघ जो है वो हमारा क्या नहीं कर सकता, साथ नहीं दे सकता। तो इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी जो प्रमुख दो बिंदु हैं वह है याल्टा सम्मेलन और बाल्कन समझौता। तो इन्हीं की अवहेलना सोवियत संघ के द्वारा की गई। सोवियत संघ के द्वारा इसकी क्या की गई, अवहेलना की गई। इसी के कारण दोनों में क्या हो गया, अविश्वास और संदेह की भावना विद्यमान हो गई, जो शीत युद्ध को क्या करती है, बल प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये प्रमुख रूप से ये कारण हो गए, इस बिंदु के बाद में हम बात करते हैं कि ईरान से सोवियत सेनाओं का न हटाया जाना भी था। इसका अगला प्रमुख जो कारण था वो ईरान से सोवियत सेनाएं नहीं हटाए जाने का कारण भी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान के ऊपर इसके दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अगला बिंदु है ईरान से सोवियत सेना नहीं हटाया जाना। अगला इसका प्रमुख कारण हो गया ईरान से सोवियत सेना नहीं हटाया जाना। आधार थे, इसको हम एक छोटे से डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं। ये ईरान है और इसके दो भाग हैं, उत्तरी ईरान व दक्षिणी ईरान। उत्तरी ईरान पर सोवियत सेना तैनात थी। सोवियत ने ब्रिटेन की सहायता से क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था, और इस पर अमेरिका ने अधिकार कर लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अमेरिका के द्वारा दक्षिण ईरान से सेनाएं हटा ली गई, लेकिन उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाएं नहीं हटाई गई। बाद में अमेरिका के द्वारा यूएनओ में इसकी शिकायत की गई। तो यूएनओ के दबाव के कारण उत्तरी ईरान से क्या कर ली गई, सेनाएं हटा ली गई थी। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि दोस्तों मेरे द्वारा ये जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम इसके जो और अन्य कारण हैं उसकी विवेचना करेंगे। इसका जो अगला प्रमुख कारण है वो है अणु बम का आविष्कार। इसका जो अगला प्रमुख कारण है वो है अणु बम का आविष्कार। अणु बम का आविष्कार। इस अणु बम के आविष्कार के कारण भी शीत युद्ध को क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। जैसा कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा अणु अनुसंधान कार्य
अणु अनुसंधान कार्य जारी था। अणु अनुसंधान कार्य क्या था? जारी था। आधार अमेरिका अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु बमों का क्या कर रहा था? आविष्कार और प्रक्षेपण भी कर रहा था। इसकी जानकारी ब्रिटेन को तो थी, अर्थात अमेरिका ने ब्रिटेन को इसके बारे में बता रखा था, ब्रिटेन को इसकी जानकारी थी, लेकिन यह जानकारी सोवियत संघ से छुपाई गई। यह जानकारी किससे छुपाई गई? सोवियत संघ से जानकारी छुपाई गई। तो इसे सोवियत संघ से जानकारी छुपाई गई। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के प्रसिद्ध नगर जो हिरोशिमा और नागासाकी है उसके ऊपर परमाणु बम गिराए गए, तो तब इसको पता चली कि ये जो मित्र राष्ट्र अर्थात जो अमेरिका और सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र थे, इन्हीं मित्र राष्ट्र होने के बाद में उसको इतना धक्का लगा सोवियत संघ को कि ये अणुबम अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? अणुबम का आविष्कार इसने कर लिया है, जो मेरे को इससे ये बातें छुपाता रहा। तो विद्वानों का कहना है कि ये जो अणुबम का आविष्कार की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, वो भी इन दोनों के मध्य मित्रता को शत्रुता में बदलने का कार्य करती हैं। तो इसी के साथ अणुबम के आविष्कार के कारण भी दोनों गुटों के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा मिल रहा था। आगे हम चर्चा करते हैं इसका जो अगला प्रमुख कारण है। इसका जो अगला प्रमुख कारण है वह है वीटो का बार बार प्रयोग। इसका अगला प्रमुख कारण है वीटो का बार बार प्रयोग। वीटो का बार बार प्रयोग। इस वीटो के बार बार प्रयोग के कारण भी दोनों गुटों के मध्य शीत युद्ध को क्या मिल रहा था? बढ़ावा मिल रहा था। जैसा कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य दोनों के मध्य क्या हो गया था? मनमुटाव हो गया था और इन दोनों के मध्य शीत युद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। अब आपको पता है कि यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्यों में 5 सदस्य राष्ट्रों को वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था। अब इस वीटो का प्रयोग करने का अधिकार अमेरिका और सोवियत संघ तथा ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को दिया गया था। तो अब इसमें सोवियत संघ के द्वारा अपने नीति को बढ़ाने के लिए और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका ये धारणा बन गई कि पश्चिमी राष्ट्र जो हैं उसके जितने भी प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को अपने वीटो पावर के माध्यम से वो क्या कर रहा था? निरस्त कर रहा था। और अमेरिका की ये धारणा बन गई कि सोवियत संघ के द्वारा बार बार इस प्रकार से वीटो का प्रयोग किया जा रहा है, वो यूएनओ की जो भूमिका है उसको क्या करना चाहता है? समाप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये धारणा हो गई कि ये जो है सोवियत संघ जो है वो क्या करना चाहता है? इसको समाप्त करना चाहता है। उस सोवियत संघ के मन में ये धारणा बन गई कि जो यूएनओ है, जो प्रमुख संस्था है, विश्व शांति का एक प्रमुख संगठन न होकर के वो एक अमेरिकी वर्चस्व का एक प्रमुख संगठन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहता है? इनके द्वारा लाए गए जितने प्रस्ताव हैं उनको क्या कर देता है? अपने वीटो के माध्यम से उसको समाप्त कर देता है। तो इसी वीटो के बार बार प्रयोग के कारण भी दोनों महागुटों के मध्य शीत युद्ध को क्या मिल रहा था? बढ़ावा मिल रहा था। तो जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता है कि वीटो का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला भी सोवियत संघ ही है। सोवियत संघ वीटो का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला भी कौन है? सोवियत संघ ही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 16 फरवरी 1946 को सबसे पहले वीटो का प्रयोग सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब हम बात करते हैं इसके बाद में जो इसका अगला प्रमुख कारण है वो है शक्ति संघर्ष। इसका अगला प्रमुख कारण है शक्ति संघर्ष। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर जो सबसे प्रमुख विद्वान जो माना जाता है वो मार्गेनथाउ को माना जाता है। मार्गेनथाउ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। शक्ति संघर्ष की
राजनीति है। मार्गेंताउ का कहना है कि विश्व राजनीति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। उनका मानना है कि विश्व में विद्यमान राष्ट्र जो हैं वो अपने हितों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। यही स्थिति शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों में भी देखने को मिलती है, जो अमेरिका के द्वारा अपने हित को पूरा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करता है, सोवियत संघ के साथ संघर्ष करता है। तो इसी शक्ति संघर्ष के कारण भी दोनों गुटों के मध्य क्या हो रहा था, शीत युद्ध को बल मिल रहा था। अब हम बात करते हैं हित संघर्ष। इसका जो अगला प्रमुख बिंदु है वो है हित संघर्ष। हित संघर्ष, इस हित संघर्ष के कारण भी दोनों गुटों के मध्य इस हित संघर्ष के कारण भी दोनों गुटों के मध्य क्या हो रहा था, शीत युद्ध को बढ़ावा मिल रहा था। अर्थात विश्व राजनीतिक विचारकों ने कहा है कि यह जो संघर्ष है वो राष्ट्रीय हितों का संघर्ष है, राष्ट्रीय हितों का संघर्ष माना है, राष्ट्रीय हितों का संघर्ष माना है, क्योंकि दोनों गुट अपने अपने हितों के लिए क्या करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि जो मेरे द्वारा शीत युद्ध के दौर में जो इसके प्रमुख उदय के कारण हैं वो जानकारी अवगत करवाई गई है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। दोस्तों हम आगे अब इसके अगले वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो इसके दो ध्रुवीय विश्व की स्थापना किस प्रकार से होती है, और इसके साथ इसकी जो प्रमुख घटना है क्यूबा का मिसाइल संकट, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर विस्तार से विवेचन करेंगे। इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद।